फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है बोलास गुरुकुल पे। और जैसा कि हमने बायोलॉजी साइंस क्लासेस स्टार्ट करी थी, उसी के साथ साथ में हम इसी में एक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कहा जाता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। समझिएगा ध्यान से, ये साइंस की या बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं। और यदि हम इसके आगे ह्यूमन लगा दें, मतलब जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे AIPMT हो, MBBS हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो RS हो, PCS हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के छोटे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे पटवार हो, रीट साइंस हो, रीट फर्स्ट लेवल हो, हर तरीके के एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है ये हमेशा बनता ही है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या है तो इसको एक बार समझा दूं मैं आपको कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जितने भी प्रकार के सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, उन सारे तंत्रों की जानकारी इस शाखा के अंतर्गत की जाती है। एक साइंस की शाखा है। कई बार पूछ लिया जाता है इसी शाखा से शब्द की ये शाखा क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं शारीरिकी और इसको कहते हैं कार्यकी। दूसरा नाम और देखें तो शारीरिकी की शाखा को ही हम कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। मतलब जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसकी रचना वो कैसा दिखता है, उससे संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, शारीरिकी या एनाटॉमी। और जितने भी मानव शरीर के अंदर अंग हैं, उन अंगों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही है, तो उन क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, कार्यकी और शारीरिकी, इन दोनों शाखाओं को सम्मिलित रूप से पढ़ा जाता है। ओके जी, सम्मिलित रूप से क्यों? क्योंकि एक तो हम अंगों की रचना भी पढ़ते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, और एक हम उसके साथ साथ में हम उसके कार्य भी पढ़ते हैं कि वो अंग हमारे शरीर में कार्य कैसे करते हैं। ओके ना? तो आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। और नोट्स बनाने के साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में हम जैसे ही एक एक सिस्टम पूरा होता है, उसके साथ साथ में हम आपको क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाते जाएंगे। ओके, तो ये शारीरिक और कार्य की शाखाएं हैं। और ये किसके अंतर्गत है, तो हमने जो शुरुआत में स्टार्ट करी थी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। चलिए, इस शाखा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन तो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात कि यदि शरीर जितने मानव शरीर है, कितने भी जीव हैं, उनके शरीर की रचना का अध्ययन यदि हम करते हैं तो वो कौन सी शाखा हो गई, शारीरिक की, शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी। और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं तो शरीर क्रिया विज्ञान, कार्यकी या फिजियोलॉजी। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण से कैसे समझिएगा, मनुष्य के अंदर हृदय होता है ना, मनुष्य के अंदर हृदय होता है, हार्ट जिसे हम कहते हैं, हृदय या हार्ट, ठीक है। तो इस हार्ट की संरचना हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि ऊपर के दो प्रकोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। और जो नीचे के 4 चैम्बर्स होते हैं हृदय में, नीचे के दोनों प्रकोष्ठ निलय कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। तो ये हमने रचना पढ़ी। इस रचना को, ये रचना हमने किस शाखा के अंतर्गत पढ़ी, शारीरिकी के अंतर्गत पढ़ी। अब यदि हम बात करें कि ये हृदय स्पंदन कैसे करता है, स्पंदन मतलब ये धड़कता कैसे, हृदय की धड़कन कैसे चलती है, तो इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यहां तक डन। तो ये दोनों शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत हम ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं आगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो टॉपिक देख ले, तो उसके बाद में एक पर्टिकुलर टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मनुष्य का जो शरीर है, उसके अंदर जो तंत्र पाए जाते हैं, उन तंत्रों की एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र को। क्या? पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो शब्द है ये बना है डाइजेशन से, पाचन से, ठीक है जी। पाचन क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, जो हम भोजन करते हैं वो भोजन बड़े अणुओं के रूप में होता है, वृहद अणुओं के रूप में होता है, वृहद अणुओं के रूप में होता है भोजन। बड़े अणुओं के रूप में कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, वसा हम खाते हैं, प्रोटीन, ये क्या है, वृहद अणु, ठीक है जी, वृहद अणुओं के रूप में। और
जब पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया में ये जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इसका मतलब पाचन की डेफिनेशन क्या हो गई? पाचन की डेफिनेशन हो गई वृहद अणुओं का सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तन। ठीक है, जो हम बड़े अणु खा रहे हैं वो अंदर जाके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। छोटे छोटे अणुओं से ही बाद में हमें ऑक्सीकरण की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। इसलिए तो हम भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं हम? भोजन इसलिए तो करते हैं हम कि जो भोजन करते हैं वो पाचन की क्रिया से सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म अणुओं से हमें क्या मिलती है? बाद में ऊर्जा मिलती है। तो ये है पाचन तंत्र। तो ये पूरे पाचन तंत्र को हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र इसको कहते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम शब्द बना है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? तो यहाँ पर मैं पहले ही साफ कर दूं कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना श्वसन नहीं है। इसकी पूरी डेफिनेशन ये नहीं है। श्वसन का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। श्वसन तंत्र में क्या क्या आते हैं? तो जो लंग्स है, लंग्स जो ट्रेकिया है, श्वास नली, इन सब का डिटेल से अध्ययन हम श्वसन तंत्र में करते हैं। इसके अलावा जो श्वसन है, श्वसन की क्या परिभाषा है तो मैं बता दूं आपको कि जो ये सूक्ष्म अणु है, सूक्ष्म अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। तो प्रॉपर जो ये सारी जो क्रिया होती है ये कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है? कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं के अंदर कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया। इसलिए एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जो सूक्ष्म अणुओं से ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उस चीज को हम श्वसन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? हमें ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो हमें ऊर्जा भी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारे शरीर में भोजन और वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है। पाचन और श्वसन, इन दोनों तंत्रों का सम्मिलित रूप से ही अध्ययन किया जाता है। पाचन के बाद ही क्या पढ़ा जाता है? श्वसन तंत्र पढ़ा जाता है। हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक तंत्र, परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। आपको मेन बता रहा हूं कि हम ये सीक्वेंस क्यों पढ़ते हैं। ओके जी। परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी शब्द बना है सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण। परि का मतलब चारों तरफ। पर्यावरण जैसे शब्द आता है ना, परिधन आवरण, पर्यावरण, वैसे ही ये शब्द है परिसंचरण। परि का मतलब चारों तरफ, संचरण, संचरण का मतलब होता है, एक एक शब्द की डेफिनेशन देख रहे हैं, पाचन की, श्वसन की, परिसंचरण की। इसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझिएगा कि रक्त को चारों तरफ घुमाने वाला तंत्र क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब हमारी बॉडी में रक्त चारों तरफ नलिकाओं में बहता रहता है, ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो ये इन चारों तरफ चलाने के लिए कौन सा तंत्र सहायक है? परिसंचरण तंत्र। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कौन सा होता है? हृदय। ठीक है, हृदय पंप करता है, बिल्कुल हृदय जैसे ही पंप करता है, हृदय जैसे ही पंप करता है धक धक, और पूरा जो रक्त है ना, वो पूरा रक्त पूरी बॉडी में प्रवाहित होता है। क्यों प्रवाहित होता है भाई? रक्त क्यों प्रवाहित होता है? हर चीज के पीछे आपको साइंटिफिक रीजन मिलेगा ही मिलेगा। और आपको एक साइंटिफिक रीजन में बताने वाला हूं, आपकी जितनी भी डिटेल क्लासेस आने वाली है देखिएगा। तो जो हृदय होता है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूं। जैसे ही हमने श्वास ली, ठीक है, लंग्स में वायु हुई, वायु में से ऑक्सीजन फिल्टर होके कहां गई? रक्त में गई। ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ साथ में जो हमने भोजन किया, उस भोजन का पाचन होके सूक्ष्म अणु बने, और सूक्ष्म अणु भी कहां गए? रक्त में गए, अवशोषित होके। ठीक है, अब समझिएगा रक्त में क्या क्या है? पोषक तत्व भी है और रक्त में ऑक्सीजन भी है, दोनों चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें कहां जा रही है? तो कहां जा रही है? कोशिका में जा रही है। कोशिका क्या है? तो जितना भी ये शरीर आप देख रहे हो ये कोशिकाओं से बना हुआ है। पूरा शरीर
कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना। यहाँ से मैं मांस का टुकड़ा उखाड़ूं तो यहाँ पर बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं इसमें मिलेगी। तो प्रत्येक कोशिका मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक अंग के अंदर ये ऑक्सीजन और ये सूक्ष्म अणु जाते हैं, पोषक तत्व जाते हैं। वहां पर दोनों ये क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऊर्जा। अब तो उसको ले जाने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज चाहिए, तो ले जाने के लिए कौन होता है, रक्त। तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक ले जाने के लिए, ताकि ऊर्जा मिल सके, वहां क्रिया हो, तो यहां पर कौन सा तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र। हर एक तंत्र का कारण बताऊंगा। चलिए, उसके बाद में ये हो गया परिसंचरण तंत्र, हम इसमें पढ़ने वाले। नेक्स्ट हम तंत्र यहां पर पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कभी कभी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यूरिनरी, क्योंकि हम इस सिस्टम में ज्यादातर यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र में तो हम जितनी भी बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ बन रहे हैं, गंदे पदार्थ बन रहे हैं, आप एक बात बताइए कि कोई भी चीज हम बनाते हैं, माना कि हम सब्जी ही बना रहे हैं, ठीक है, तो भी उसमें से बहुत सारा कचरा निकलता है, नहीं निकलता, निकलता है। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी जो क्रियाएं होती है, उसमें से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वो शरीर में हमारी कोशिकाओं को, हमारे अंगों को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जैसे कि पसीने को निकाला जाता है त्वचा से बाहर, जैसे श्वसन तंत्र के माध्यम से CO2 को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि CO2 हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे ही जो हमारी किडनियां होती है, ये किडनियां यहाँ हैं देखिए, है ना, जो ये हमारी किडनियां होती है, किडनियों में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं इस क्रिया के दौरान, नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपने सुना होगा, यूरिया हमारी मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में होता है। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सारी चीजें जो होती है नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहलाती है, और इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मम्मी कई बार बच्चों को सिखाती है कि ज्यादा टाइम तक यूरिन नहीं रोकना चाहिए, है ना, शरीर से बाहर उत्सर्जित करना चाहिए। तो ये करने का कार्य कौन, उत्सर्जन तंत्र करता है। देखिए एक एक तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है हमारे शरीर में। उसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। उत्सर्जन तंत्र के बाद में हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। अब जो हमारी बॉडी है ना, एक बॉडी का पर्टिकुलर साइज एंड शेप भी चाहिए, कि हर एक जाति के जीवों का साइज अलग होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। तो हमारी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी का जो आकार है, वो आकार कौन बनाती है, हड्डियां बनाती है, ठीक है। आकार, बॉडी को स्टेबल रखने का कार्य, आकार बनाने का कार्य कंकाल तंत्र का है। दूसरा कार्य क्या हो गया, जो बॉडी मूवमेंट कर रही है, जितने भी प्रकार की गति हो रही है, जैसे ये हाथ में गति हो रही है, ठीक है, चल पा रहे हैं हम, गमन जो हो रहा है, वो सारा के सारा कौन करा रहा है, कंकाल तंत्र करवा रहा है। तो कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। और कहा जाता है कि वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती है, नवजात शिशु के अंदर 306 या 300 हड्डियां होती है। तो जैसे जैसे नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में जो 306 हड्डियां होती है, वो जैसे जैसे विकास होता है उसका, तो हड्डियां जुड़ती जाती है, जो कम होती जाती है। 206 हड्डियां वयस्क के अंदर काउंट की जाती है, और पूरी की पूरी 206 हड्डियों को हम इस कंकाल तंत्र में गिनेंगे कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। हाँ जी, इसके बाद में इस कंकाल तंत्र से ही जुड़ा हुआ एक तंत्र होता है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और इस तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या आते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। क्या आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क क्या, हमारा माइंड, मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क से आगे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर यहां तक कुछ भाग तक, ठीक है, एक मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो इसका डिटेल हम इस तंत्रिका तंत्र में देखने वाले हैं। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बहुत सारे तार निकलते हैं, जैसे पावर हाउस से सप्लाई होती है तो बहुत सारे तार निकलते हैं ना, वैसे ये
अब हम कह सकते हैं कि बॉडी को, पूरी मानव शरीर को कंट्रोल कौन करता है? आप देख रहे हैं इतनी सारी क्रियाएं हो रही है, तो इनको कंट्रोल के लिए कोई ना कोई लीडर तो चाहिए ना। तो शरीर का जो लीडर है वो कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हम मान सकते हैं, सेंट्रल पावर इसके पास है। ठीक है, इसलिए इसको सीएनएस या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिकाओं, जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बहुत सारे तार निकलते हैं जो पूरी बॉडी में जाते हैं, और ये तार हमें फील करवाते हैं। जैसे माना कि मैंने पिंच किया तो ये मुझे फील हो रहा है, ठीक है, तो ये तारों के माध्यम से हो रहा है। तार फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, आंखों से देख पा रहा हूं तो ये तंत्रिका तंत्र, कानों से सुन पा रहा हूं, नाक से सूंघ पा रहा हूं, जीभ से स्वाद ले पा रहा हूं। ये सारी के सारी चीजें, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ये सारी के सारी चीजें किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। चलिए, उसके बाद में हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या संबंध है, हम कर सकते हैं इन दोनों में संबंध। हर किसी चीज का संबंध है, हर सारे तंत्र एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है। चलिए, तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र की मैं बात बताता हूँ। एक हड्डी है ना, अब ये हड्डी में कोई मूवमेंट अपने आप नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, हड्डी से तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है, ठीक है, और तार जुड़े हुए। ये हड्डी को, ये मस्तिष्क इसको एक आदेश दे रहा है, इसलिए ये हड्डी मूवमेंट कर पा रही है, बाकी हड्डी में स्वयं में कोई मूवमेंट नहीं है। ये तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद चलते हैं तंत्रिका तंत्र के बाद में अंतःस्रावी तंत्र, जो किससे जुड़ा हुआ होता है? तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में समन्वय का कार्य, किसका कार्य? समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य, रेगुलेशन का कार्य कौन कौन से तंत्र करते हैं? तो ये दोनों तंत्र करते हैं, तंत्रिका और अंतःस्रावी। अभी एक तो बता दिया मैंने कि कंट्रोल कैसे कर रहा है ना, कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय, दो चीजें हो गई यहाँ पर। नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन कौन से कार्य तंत्र करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र करते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए ये क्या है, अब आप समझ सकते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है, इजीली समझाता हूं। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां होती है जो बहुत सारे पदार्थ निकालती है। हार्मोन्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जितनी भी प्रकार की हार्मोनल ग्रंथियां हैं उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां, ऐसे अंग जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स का स्त्रावण कौन सी ग्रंथियां करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन क्या करते हैं? तो हमारे अंदर समन्वय का कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य देखते हैं, बहुत सारे कार्य। अभी आप सोच समझ, जैसे मैं आपको एक इमेजिन करवाता हूँ, कल्पना करिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो अपने आप अंदर जा रहा है और पच रहा है, समझिएगा, है ना। हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, अपने आप ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, अपने आप ये बॉडी कार्य कर रही है। क्या हृदय अपने आप धड़क रहा है, ठीक है, जितनी भी चीजें होती है, एक गर्भवती महिला में एक जो बेबी का निर्माण होता है वो अपने आप अंदर हो रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का बाहरी कंट्रोल नहीं है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक अंदर इतनी सारी क्रियाएं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं नियंत्रण और समन्वय। उसको क्या कहते हैं? नियंत्रण और समन्वय। और ये तंत्र कौन कौन से करते हैं? तंत्रिका तंत्र और समन्वय तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। चलिए, इसके बाद में इस अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित एक तंत्र है जनन तंत्र, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिएगा, देखिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, री का मतलब पुनः, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन, ठीक है जी। प्रोडक्शन का मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उत्पादन। मतलब एक जो जीव है, ठीक है, मनुष्य है, ऐसे ही दूसरी जातियां भी। तो आपने समझिएगा, जितने भी जीव है उनमें ये प्रजनन या जनन का गुण पाया जाता है, रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हर जाति, चाहे वो मानव जाति हो या किसी भी प्रकार से एनिमल की बात करूं, या फिर मैं पादपों की बात करूं, प्लांट्स की भी बात करूं, तो भी उनमें, हर जीव में प्रजनन का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर हर जीव, हर जाति अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है,
तो वो आगे अपना वंश चलाना चाहती है, वंश या पीढ़ी को बनाए रखना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी क्रिया करती है? प्रजनन की क्रिया करती है। और प्रजनन की क्रिया के माध्यम से क्या होता है? संतानोत्पत्ति की क्रिया होती है। और ये जो है इससे संबंधित जो तंत्र है वो कौन सा है? जनन तंत्र। और इसमें हम दो तंत्र पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं कि एक जो मनुष्य होता है अपने ही समान वो जीव उत्पन्न करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये सारे के सारे, ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस है आपका। ये ओनली सिलेबस हुआ। अब हम डिटेल से आगे क्या देखने वाले हैं? पाचन तंत्र।